This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः पौष शुद्ध षष्ठी दिनांक तारीख किती का 7 नोव्हेंबर 7 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सब संतप्तम शीस भागं च पारदं गंधकं कणाम, ये दिया किया था हमने। शीतभंजी रसा पारदं रसकं तालं तुत्थं गन्धकटङ्कणं सर्वमेतत् समं शुद्धं कारवल्या द्रवैर्दिनं मर्दयत्तेन कल्केन ताम्रपात्रोदरं लिपेत् अङ्गुलार्धार्धमानेन तं पश्येत् सिकताभये यन्त्रे यावत् स्फुटन्त्येव व्रीहयस्तस्य पृष्ठतः ततः सुशीतलं ग्राह्यं ताम्रपात्रोदरात् मिषत् शीतभञ्जी रसो नाम चूर्णयेन् मरीचैः समं माशैकं पर्णखण्डेन भक्षयेन्नाशयेज्ज्वरम् त्रिदिनैर्विषमं तीव्रम् एकदद्वित्रिचतुर्थकम्। तो पारद, रसक, खरपर, हरिताल, मोरचूत, तुत्थ, गंध का टंकण, इन सबको समम शुद्धम शुद्ध स्वरूप में लेना है, समभाग में लेना है। कार्यवल्या दिन द्रवैर दिनम, और 3 दिन कारवल्ली स्वरस की भावना दीन देनी है। मृदय तेन कल्केन ताम्रपात्रोदरम लिपेत, और वो जो कल्क बनता है उसके ताम्रपात्र को लेप देना है। अंगुलार्धार्धमानेन, तो अंगुल का अर्धार्ध यानी कि चतुर्थांश इतना वो लेप लेना है। इस प्रकार से फिर सिकता यंत्र में पचन करना है, और उसके ऊपर
ढक्कन रख के उसमें ये व्रीहि रखने हैं, और जब वो फूटने लगते हैं, लाजा बनने लगते हैं, तब बंद करें। तथा सुशीतलं ग्राह्यम, तो अपने आप ठंडा होने दे। ताम्रपात्रोदरात् भिषक, तो उसमें से जो ताम्रपात्रोदर में रखा है वो ले ले। शीतभंजे रसो नाम, उसमें तुल्य मरीच डालकर खल करे। माशयकम पर्णखंडेन नाशयन, तो पान के पत्ता के रस के साथ, वो देखा था कि तांबूल पत्र जो है उसके साथ में नाशय ज्वरम त्रिदिनै ही विषमम, 3 दिन में विषम ज्वर का नाश करता है। तीव्रम एक द्वि त्रिचतुर्थकम, और तीव्र एक द्वि त्रिचतुर्थक, इस प्रकार के सभी ज्वरों का नाश करता है। एकाहेक द्व्याहिक त्राहिक चातुर्थिक विषम ज्वर को 3 दिन में नष्ट करता है। सभी को ये 3 दिन का लगाना है। तो अभी विषम ज्वर में विषम ज्वरांतक लोह ये ज्यादा प्रचलन में है, वो आगे शायद आएगा। बाजार में मिलता है। तो ये शीतभंजी रस मिलता है क्या, देखना चाहिए। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये कफ प्रधान अवस्था में ज्यादा अच्छा काम करेगा। बाद में भी मरीच मिलाने का निर्देश है, और तांबूल पत्र का अनुपान। ये सब कफ नाशन अच्छे इस प्रकार के हैं। सूतताल शिलास्तुल्या मर्दयत कर्कटी रसे, मृत जीवन रस। हाँ, कुष्ठांड चूर्ण, यहाँ उल्टा पुल्टा है थोड़ा सा। तिलजय प्रतिशुद्ध तालम गाढ़ं विमर्त्य सुषुवी मलिनेन तुल्यम, सुषुवी सलिलेन तुल्यम। सूतेन हिङ्गुलभुवा सुकताख्ये यन्त्रे गोलं विधाय परिवृत्तकपालमध्ये पत्रेण तं दिनपतेरभ्याय रुद्ध्वा सन्धिं तयोर्गूढसुधा खटिका शिवाभिः। वह्नौ पचेन् मृदुनिपातशिरस्थशाली वैवर्ण्यमात्रमवधिं प्रविधाय धीमात्। वल्लं ततः सुरसमिश्रममुष्य दद्यात् सर्पिस्थिताकणपयो मधुचानुपेयं। जेतुं ज्वरान् प्रविशमान् इह वान्ति शान्त्यै मौलौ सुशीतजलस्य दधीत धारां, ये पढ़ा है। अथामयान्तं रसराजमौलिभूषामणिं तं मृतजीवनाख्यं सुधारसेन इव रसेन येन संजीवनं स्यात् सहसा तुराणाम्। तो ये सुधा रस जैसा है, ये जो रस है वो, और आतुरों के लिए जीवन देने वाला, इस प्रकार का संजीवन देने वाला इस प्रकार का है। अब ये शीतभंजी रस फिर से आया यहाँ। सूतताल शिलास्तुल्या मर्दयत कर्कटी रसे ताम्रपात्रे विनिक्षिप्य तत्कल्कं कज्जलीकृतं विपचेत् वालुकायन्त्रे यथोक्त विधिना ततः दद्यान्मरीचचूर्णेन माशमात्रं विषग्वरः। प्रपिबेदुष्णतो यस्य चुलुकं शीतकज्वरे शीतभंजी रसस्सोऽयं शीतज्वरनिवारणः। तो पारद, हरिताल, मनशिला, ये सब तुल्य भाग मर्दयत कर्कटी रस है, और उसमें ककड़ी के रस के साथ मर्दन करना है। ताम्रपात्र में निक्षिप्य, और ताम्रपात्र में रखकर तत्कल्कम कज्जलीकृतम, तो इसमें गंधक डालना है, उस कल्क का कज्जली बनानी, उसका कज्जली बनानी है। और फिर वालुका यंत्र में यथोक्त विधिना पचन करे, और दद्यत मरीच चूर्ण माश मात्रम, तो एक माश इतनी मात्रा मरीच चूर्ण के साथ देनी है। प्रपिपेद उष्णतो यस्य चुलुकम, और गर्म पानी की केवल एक चुलुक इतनी ही मात्रा लेनी है।
तो विषम ज्वर शीत ज्वर निवारण इस प्रकार का है, तो शीत ज्वर का नाश करने वाला है। अभी तालिसादि चूर्ण और महासुदर्शन चूर्ण, इनका मैं प्रयोग करता हूँ। नहीं आ रहा है। तो शीतपूर्वक ज्वर में ये काफी मुश्किल होती है। कभी कभी इतनी ठंड होती है कि 5-6 ब्लैंकेट डालने पर भी ठंड कम नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में कालिसादी चूर्ण और महासुदर्शन का तो मैंने प्रयोग किया है, उसका लाभ भी होता है। तो शीतभंजी रस अगर अवेलेबल है तो देखना चाहिए। अथ वृद्धज्वराङ्कुश रसहिङ्गुल जयपालैर्वृद्ध्यादन्त्यम्बुमर्दितैः दिनार्धेन ज्वरन् हन्यात् गुञ्जैकं सीतया सह। तो रस हिंगुल जयपाल एक क्रमवृद्ध रस, एक भाग हिंगुल, 2 भाग और जयपाल 3 भाग। तो दंती के रस या क्वाथ से आधा दिन तक मर्दन करे। दंत्यम्बु मर्दितैः दिनार्धेन ज्वरम हन्यात गुंजयकम सितया सह, एक गुंजा मात्रा में ज्वर का नाश करता है, शर्करा के साथ, सीता के साथ देना है। ज्वरांकुश प्रचलन है, लेकिन ज्वरांकुश का पाठ अलग है। उसमें त्रिकटु, श्रृंग और क्या चीज है। ये वृद्ध ज्वरांकुश है। अतः महाज्वरांकुश शुद्धम सूतम विषम गंधम धूर्तवो धूर्तबीजं त्रिभिः समं चतुर्भिश्च समं व्योष चूर्णीकृत्यं निधापयेत् दन्तभाण्डे अथवा शार्ङ्गे काष्ठे नैव कदाचन। वातश्लेष्मज्वरे देयं द्वन्द्वजे वा त्रिदोषजे रसेन शृङ्गवेरस्य चण्डीरस्य अथवा पुनः गुञ्जाद्वयं च जीर्णेऽस्मिन् दधिभक्तं प्रयोजयेत्। तो शुद्ध पारद विष तो वत्सना भवा शुद्ध विष, शुद्ध गंधक, धूत बीज और इन सभी के समान दत्तुर का बीज। चतुर्भिष समम व्योषम, इन चारों के समान व्योष चूर्णीकृत्य निधापये, तो ये चूर्ण करके डाले। दंत भांडे तथा शांगे काष्ठे नैव कदाचन, काष्ठ में कभी नहीं डालना है। दंत भांड अथवा श्रृंग में, शांग। दांत के पात्र सिंह के पात्र तथा काष्ठ पात्र में न रखे। तो इसमें रखना ही, ये तीनों को जोड़ दिया है इसने। टीकाकार क्या कहते हैं, देखते हैं एक बार। हस्तिदंत निमित्त भाजने
शाङ्के माहेश दीप्नाजने वातश्लेष्मज्वरे तो दंतभांडे अथवा शांगे भांडे निधापयेत और काष्ठे नैव कदाचन, काष्ठ पात्र में कभी रखना नहीं है, ऐसा ही है। इन्होंने तीनों में रखना नहीं है, ऐसा किया है। तो एवढा संशयास्पद आहे. वातश्लेष्मज्वरे देयम द्वंद्वजे वा त्रिदोषजे. तो वातकफज्वर द्वंद्वजे या त्रिदोषजे ज्वर रसेन शृंगवैरस्य जंभीरस्य अथवा पुनः अदरक के रस के साथ या जंबीर के रस के साथ गुंजाद्वयंच जीर्णेस्मिन् दधिभक्तं प्रयोजयेत्. दो गुंजा देना है और ये पचन होने के बाद दध्योदन देना है. दधिभक्तं प्रयोजयेत्. महाज्वरांकुश महाज्वरांकुश शायद उपलब्ध होगा, इसी पार्ट का है क्या देखना पड़ेगा. एकद्वित्रिदिनैर्हन्यात् ज्वरान् दोषक्रमेण तु महाज्वरांकुशो नाम रसोऽयं शम्भुनोदितः. 1, 2, 3 दिन में ये दोषक्रमेण एक एक दोष को नष्ट करता हुआ रोगी को रोग मुक्त कर देता है. दोषक्रम के अनुसार वातज्वर को 1 दिन में, पित्तज्वर को 2 दिन में, कफज्वर को 3 दिन में नष्ट करता है. शंकर जी का कोवा महाज्वरांकुश नामक रस है. तो अभी कहीं पे भी इस प्रकार से ये औषधियाँ उपलब्ध है क्या, कोई फार्मेसी बनाती है क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा. और अगर उपलब्ध है तो प्रचलन में लाना. ये शायद अभी के कोविड-19 में भी उपयोग में लाया जा सकता है. विषय त्रिदोष शामक है. और बचनाग और धतूर पारद तो स्वर्ण सूचकर से काफी स्वर्ण सूचकर आपको पाठ अलग ही है. त्रिभुवन कीर्ति कृष्णम उन्मत्त बीजम चाहिए सूचकर में है और बचनाग भी है. बचनाग है क्या माना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. शुद्धम सूतम मृतम स्वर्णम टंकणम वत्सनाभकम. हाँ है, वत्सनाभ है. तो ये महाज्वरांकुश देखते हैं, अगर बाजार में मिलता है तो थोड़ी कोशिश करेंगे. तालम ताम्र रजो रसश्च गगनम गंधश्च नैपालकम. आहे आपल्याकडे तापासाठी. आताच्या कोविड-19 मध्ये कदाचित उपयोगी पडेल असं वाटतंय. ताम्रम ताम्र रजो रसश्च गगनम गंधश्च नैपालकम दीनार प्रमितं तदर्धमुदितं टंकं शिलामाक्षिकं. दीनार द्वितयं विषस्य शिखिनः पिष्ट्वा रसैः पाचितो यश्चिन्तामणिवज्जरौघविजयी नाम्ना तु मृत्युञ्जय.
मृत्युंजय रस है। तो हरताल, ताम्र, पारद, अभ्रक, गंधक, नेपालकम फिर भी ताम्र ही है। नेपालक का मतलब यानी इन्होंने जयपाल किया है। दीनार प्रमितम, एक शान या 3 ग्राम। ये दीनार बाकी ग्रंथों में मैंने कभी देखा नहीं है। ये इसी ग्रंथ में आया है। और अगर ये अरब कंट्रीज में प्रयोग में लाया जाने वाला इस प्रकार का शब्द है, तो इसका कुछ कनेक्शन अरब कंट्रीज से है क्या, ये देखना पड़ेगा। तदर्धम उदितम टंकम शिला माक्षिकम, तो उसका आधा भाग टंक, शिला और मनुशिला और माक्षिक डालना है। दीनार द्वितयम विषस्य, 2 दीनार विष, शिखिनः पिष्ट्वा रसे पाचितो। तो शिखिनः विषस्य ऐसा करेंगे, शिखिनः रसे ही ऐसा होगा, नहीं तो अपामार्ग होगा। चित्र के साथ मर्दन गला बनाए सुखाकर संपुट बना दे। चित्र के क्वाद के साथ या अपामार्ग के क्वाद के साथ। तो शिखी अपामार्ग के लिए शब्द है पर्याय, और चित्रक के लिए भी है। तो चित्रक या अपामार्ग के रस के साथ, कात के साथ। यश चिंतामणि ज्वरोघ विजयी, तो ज्वरोघ विजयी, ज्वरक को, ये समूह को नष्ट करने वाला। नामना तो मृत्युंजय, तो ये मृत्युंजय रस है। जयपाल का क्या रोल है? जयपाल काफी पाठों में आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा जयपाल का रोल क्या है। और महामृत्युंजय, मृत्युंजय ज्यादा प्रचलन में नहीं है, महामृत्युंजय ज्यादा प्रचलन में है, इजीली अवेलेबल है। सर्वज्वरारी, तालं ताम्रमयोरजञ्च मयोरजश्च चपला तुत्थाभ्रकं कान्तकं, नागं स्याच्च समांशकं सुमृतितं मूलं च पौनर्नवम्। भृङ्गिका सहरी पुनर्नवा, भृंगी का सहरी पुनर्नवा महामंदा, मंदार पत्रोद्भवैः कल्कम, वालुकायन्त्रपाटितमिदं सर्वज्वरस्यान्तकृत्। तो हरताल, ताम्र, लोह, अयोरजश्च चपला, तुत्थ, अभ्रक, कांतक, नाग, ये सब संभाग लेना है इस प्रकार से। किस्मत, तुत्थ, अभ्रक, कांतक, पुनर्नवा, मूल का चूर्ण संभाग, इन सभी को भृंगराज, कसौदी, पुनर्नवा, महागोरक्ष, तंडुला या महामंदार, इस प्रत्येक के सरस से अच्छी तरह मर्दन करे और गोलक बनाकर सुखा ले। भृंगी का कासहरी है, कासमर्द होगा। पुनर्नवा, महामंदा, महामंदार, बड़ा अर्थ इस प्रकार का। पत्रोद्भव ही कल्कम, बालुका यंत्र पाचितमिदम सर्वज्वरस्यांतकृत, तो सर्वज्वरारी इस प्रकार का पाठ है।
महामृत्युंजयमध्ये ताम्र नाही, बाजारमध्ये हे मिळते ते. ओके. ज्वरांते रेचनम रसकल्प शीघ्र दोषपाचन करत असावेत, ते दोष लगेच बाहेर टाकून म्हणून जयपाळ असावा. ये बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही होगा ऐसा थोड़ा नहीं लगता. तो संप्राप्ति भंग करने में जयपाल का कुछ रोल होगा ऐसा लग. तुथेन तुल्यं शिवजश्च गन्धो गम्भीरनीरेण विमर्दनीयः दिनत्रयं मेलयतेन तुल्यं व्योषं ततः सिद्ध्यति चन्द्रसूर्यः. चन्द्रसूर्य तुच्छ के साथ तुल्य शिवज. तो शिवज का मतलब पारा होगा. गंध जंबीर नीरेण विमर्दनीय, और उसको जंबीर रस के मर्दन करना है. दिनत्रयम 3 दिन. मेलयन तेन तुल्यम व्योषः, और उसके साथ उतना ही संभाग व्योष डालने का. तथा सिद्धति चंद्र सूर्य. तो ये आलं का रिक्षा आवाज आला नाही. मगाशी नव्हतं आलेलं, मी खाली जाऊन आलो होतो. बरं, ठीक है. तो चंद्र सूर्य नाम का रस तैयार होता है. वल्लो विजेतुम विषमावलंबी दलेन देयो भुजगाख्यवल्या दुग्धम हितं स्यादिह शृंगवेर रसेन शैत्ये हि उपसेवनीयः. तक्रंसगर्भः जरशूलयोस्तु द्राक्षाम्बुनापथ्यमनन्तरोक्तम् रोधं वरायाः सलिलेन शूलं जम्बीरनीरेण वराजलेन अपस्मृतं वत्र नियोजनीयम् अभ्यञ्जनं निम्बपयोभवाभ्यां कृतोदनं स्यादिह भोजनाय जम्बीरनीरेण निहन्ति गुल्मम्. हिङ्वलिकाम्बुनिम्बरसेन देयं प्लीहोदरे स्यादिह तक्रभक्तः. स्तंभार्थमस्मिन् सततं पयस्यात् गुणो नियोज्य वमन प्रशान्ते. तो 1-2 मिनट में मैं आता हूँ. तो यह अनुपान के साथ बहुत सारे भाव में काम कर रहा है. आज तो भी खा ला था.
ಈಗ तुम मोर्चों पारद गंधक और जंबीर नीर से विमर्दन और फिर दिन दिन और फिर उसके साथ में एक तुल्य व्योम डालना, इतना ही है। तो ये आसान है वैसे बनाने में। चंद्र सूर्य रस। वल्लो विषेतुं विषमावलंबी दलेन देयो भुजगाख्यवल्याः। विषम जो नष्ट करता है। तो शैत्य ज्वर में देना है विषम ज्वर, लेकिन शीत ज्वर इस प्रकार का, और दूध उसके साथ अदरक के साथ, अदरक के रस के साथ देना है। इस रस को सभी प्रकार के विषम ज्वर में 2 बल्ल की मात्रा में पान के रस के साथ प्रयोग करें। विषमावलंबी दलेन, विषमावलंबी दल, ये तांबुल पत्र कह रहे हैं यहाँ पे। मालूम नहीं संस्कृत टीका में कुछ है क्या। विषमाश्रितः ज्वरमिति शेषः। दलेन, विषमावलंबी और दल अलग अलग है क्या। नागवल्या तांबूलस्य। तो भुजगाख्यवल्याः दलेन, ये ऐसा पाठ है। विषमावलंबी ज्वरम भुजगाख्यवल्याः दलेन, नागवल्ली दल। तो ये तांबूल पत्र इस प्रकार का है। दुग्धम हितम स्यादिह शृंगवेर रसेन शैत्येषु निषेवणीयः। तो इसमें शृंगवेर रसेन शैत्ये शृंगवेर रसेन दुग्धम हितम तक्रं सगर्भज्वरशूलयोस्त स्वस्तु द्राक्षाम्बनापथ्यम अनंतरोक्तम्। सगर्भज्वरशूलयोः, सगर्भाज्वरशूलयोः। ज्वर और शूल में गर्भिणी अवस्था में देना है। अजीब है। काफी उष्णवीर्य द्रव्य है, तुत्थ है, गंधक पारद और व्योष है, फिर भी गर्भिणी ज्वर में हितकर है। द्राक्षांबना पथ्यम अनंतरोक्तम। दोष के अनुसार कहे गए अनुपान। रोधम वरायः सलिलेन शूलम जंबीर नीरेण वरा जलेन। काफी क्लमजी रचना है। विबंध में वरा के साथ दे, शूल में जंबीरी नींबू के रस के साथ प्रयोग करें।
अपस्मृतवत्र नियोजनीयम् अभ्यञ्जनं निम्बपयो भवाभ्याम्। अपस्मार में त्रिफला के क्वाथ के साथ प्रयोग करें और नीम के पत्र के कल्क तथा घृत मिलाकर संपूर्ण शरीर से अभ्यंग करें। हाँ, ये अन्वय लगाना काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ये गुरुत्व शब्द कहाँ से लाया उन्होंने? नीम के पत्ते और घृत इसके साथ अभ्यंग करना है। ऋतवदनम स्यात् यह भोजनाय। घी और चावल, पुराना चावल का भात और घृत सेवन करें। जंबीर नीरेण निहंति गुल्म। जंबीर जल से गुल्म का नाश करता है। हिंगवम्लिकानिम्ब रसेन देयं प्लीहोदरे स्यादिह तक्रभक्तः। हिंगो अम्लिका निम्ब रस के साथ प्लीहोदर में दे और तक्रभक्त रहने के लिए कहे। तक्र के साथ अन्न लेना है। मट्ठा तथा पुराने चावल का भात खाए। स्तंभार्थमस्मिन् ससितं पयः स्यात् गुणो नियोज्यो वमन प्रशांत्ये। स्तंभ के लिए इसलिए इसमें सीता सहित दूध और वमन शांति के लिए गुड़ देना है। तो वैसे देखा जाए तो बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गर्भिणी अवस्था में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, ये एक अहम मुद्दा है। तो गर्भिणी अवस्था में कौन से औषधि देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, एक बड़ा सवाल है। और उष्ण तीक्ष्ण तो नहीं देने हैं, ये तो मालूम है। लेकिन किसको उष्ण तीक्ष्ण समझे, किसको नहीं समझे, ये बड़ी मुसीबत है। तो एक तुत्थक होने के बावजूद भी गर्भिणी अवस्था में देने के लिए बताया है, एक अहम मुद्दा रहेगा। चंद्र सूर्य रस और 3 दिन में तैयार हो जाएगा। विषम ज्वर, गर्भिणी अवस्था में ज्वर और शूल रोध में त्रिफला के साथ अपस्मृता, हाँ ये एक अलग है। अपस्मार में ये इसका प्रयोग बताया गया है। और उसमें निम्ब और घृत का अभ्यंग बताया है। तो ये भी थोड़ा अजीब है। वैसे अपस्मार एक डिफिकल्ट है व्याधि ट्रीट करने के हिसाब से।
और एलोपैथी में मास्किंग ऑफ सिम्टम्स हो जाता है, तो हमारे पास ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। और वहाँ गोलियाँ चलती है तब तक अपस्मार का वेग आता नहीं है, लेकिन बुद्धि कम हो जाती है। तो ये काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट है। और हमारी दवाई चालू है, और एक बार भी अपस्मार का वेग आ गया तो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं, ये काम नहीं कर रहा इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में इस प्रकार के केसेस को कैसे ट्रीट करें? वैसे पंचकर्म उसमें एक अहम है अपस्मार में, और पंचकर्म करना ही है, साथ में ये दवा चालू रखनी है इस प्रकार से। विष प्रयोगायोग्य निर्देश, तो ये काफी मुझे लगता है चंद्र सूर्य रस बना सकेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगेश, तुम मौजूद हो? प्रस्तुत हो? तो शायद इससे अच्छी बात बनेगी। अशीतिर यस्य वर्षाणि वर्षाणि यस्य वा, तो 80 या 8 इस प्रकार के जिसके उम्र है, तो 8 से पहले 80 के ऊपर विषम तस्य न दातव्य दत्तम चेत दोषकारक, तो विष नहीं देना है, और दिया जाए तो वो दोषकारक हो जाता है। अथ उमा प्रसादनी रसः, उमा प्रसादनो रसः, उमा प्रसादनः, उमा प्रसादनः। मेघपारद वैगंध विषव्योष पटूनि च जीरकद्वयमेतानि समभागानि कार्ये। मेघपारद पाठ पुन्हा एकदा स्क्रीनवर डिस्प्ले करा कल्पाचा चंद्रसूर्यरस। तिथेन तुल्यम शिवजश्चगंधो गंभीर निर्णयेण विवर्धनीय, इतना ही है एक्चुअली। तुत्थ, पारद, गंधक, इसका तीन तीन गंभीर रस से मर्दन करना है, और फिर उसमें समभाग व्योष डालना है। इतना ही पाठ है। मेघ म्हणजे अभ्रक, पॉसिबल है। मेघा अभ्रक, हाँ, हिंदी में भी वही भाषांतर किया है। पारद वैगंध शुद्ध गंधक, तो वैगंध नाम क्यों दिया है? विष व्योष पटु नीच, बचनाक व्योष और लवण, जीरक द्वय, और दो जीरक समभाग, ये सब संभाग लेने हैं। सिंधुवार रसेनापि लशुन रसेन रसेनापि लशुनस्य रसेन च अपामार्ग रसेनापि सप्तरात्रम विमर्दे, तो निर्गुंडी लशुन और अपामार्ग, इससे 7 रात मर्दन करना है। तत्पक्वम वालुका यंत्रे गुंजा मात्रम प्रयोजे, उस पालका यंत्र में पक्व करके गुंजा मात्र देना है। सनागवल्ल सनागवल्ली मरीच तथा शीतामुपाये, तो नागवल्ली और मरीच के साथ देना है, और फिर ठंडा पानी देना है। उमा प्रसादनो नाम रसः शीतज्वरापः, चातुर्थिकं त्रिरात्रं वा नाशयेत् किम उत अपरात्, तो ये शीतज्वरापह रस है, चातुर्थिक त्रिरात्र इसका भी नाश करता है। तो बाकी रोगों के बारे में, बाकी ज्वरों के बारे में क्या कहना है इस प्रकार का?
तो ये उमा प्रसाद रस ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ भावना ही ज़्यादा है। और वालुका यंत्र में पटन है। नाम उमा प्रसाद ने क्यों दिया है? हाँ, पार्वती को संतुष्ट करने के लिए। अथ ज्वराङ्कुशरसः टङ्कणं रसगन्धौ च समभागान् प्रकल्पयेत् नैपालं द्विगुणं दत्त्वा मर्दयेत् खल्वमद्यतः श्लक्ष्णता याति तद्यावत् तावत् तन्मर्दयेत् शनैः सैन्धवं मरीचं शङ्खं चिञ्चाक्षारं समाक्षिकम् तुल्यमेतत्त्रयं कृत्वा निम्बतोयेन मर्दयेत् क्षणप्रमाणवटकान् भक्षयेच्च दिनत्रयम् एकाहिकं द्व्याहिकं त्रयाहिकं च चतुर्थकं सर्वज्वरविनाशाय ज्वरांकुश इति स्मृतः। तो टंकण पारद गंधक ये सब समभाग लेने हैं। नैपालन द्विगुणं दत्वा, दो भाग नैपाल, तो जयपाल ही है आगे। श्लक्षणता याति यावत तावत तन्मर्दयेत् शनैः, तो उसका श्लक्षण बन जाना चाहिए, तब तक ये खल करते रहे। सैन्धवं मरीचं शंखं चिंचाक्षारं समाक्षिकम् तुल्यमेतत्त्रयं कृत्वा निम्बुतोयेन मर्दयेत्। सैंधव मरीच शंख चिंचाक्षारा और माक्षिक ये सब तुल्य करके निम्बतोयेन मर्दयेत्। तो निम्ब नैपाल का अर्थ यहाँ पे तो जयपाल किया गया है हिंदी में। नेपाल का अर्थ ताम्र भी ले सकते हैं। एकाहिक द्व्याहिक त्रयाहिक चातुर्थिक। अभी मुझे ये पता नहीं लग रहा कि मलेरिया जो है उसमें ये सब दवाइयाँ काम करेगी क्या नहीं करेगी, या किसी ने प्रयोग किया है नहीं किया है, क्योंकि मलेरिया काफ़ी गंभीर समस्या है। और अभी तो एंटीबायोटिक्स आ गई है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत दिक्कत वाली बात थी। और बार बार क्विनिन उस समय मेडिसिन था, तो बहुत बार क्विनिन देने के बावजूद भी वो फिर से आता रहता था। तो एक तो इसमें ये वसंत कल्पना का प्रयोग होता रहता था उस ज़माने में। और आयुष 64 ये क्या कॉम्बिनेशन है मुझे मालूम नहीं। महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता था। आयुष 64 सीसीआरएस द्वारा डेवलप प्रोडक्ट है और उसका कहना है कि सभी प्रकार के मलेरिया में काम करता है। मैंने भी कभी प्रयोग नहीं किया है, मालूम मिलता नहीं, मालूम मिलता है या नहीं मिलता है मालूम नहीं इस प्रकार से। तो यहाँ नेपाल का अर्थ तो ये किया है, जयपाल किया है, लेकिन ताम्र ले सकते हैं। तो एकाहिक द्व्याहिक त्राहिक चतुर्थिक सभी प्रकार के ज्वर का विनाश करने के लिए अच्छा बताया गया है। तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझना है वास्तव में, और परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस किस प्रकार की बनी है और कौन से द्रव्य बार बार आते रहते हैं। आयुष 64 महासुदर्शन चूर्णासारखेच आहे जवळपास। ओके।
लेकिन इन विवो स्टडी हुआ है शायद इसके ऊपर, इन विट्रो तो मुझे मालूम नहीं है। विट्रो आयुर्वेद की दृष्टि से सिद्ध करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इन विवो स्टडीज़ हुए होंगे। अब बाकी देशों ने इसको कितनी मान्यता दी है या पेटेंट के बारे में सोचा है मालूम नहीं है। वैसे इनकी डायबिटीज़ की भी दवा आ गई है, CCRS की। अपतर्पण जाति की ही है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। वैसे CSIR ने भी निकाली है, 5 रुपए में एक गोली, दिन में 2 गोलियां डायबिटीज कंट्रोल के लिए। उसका भी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन प्रचलन बहुत ही कम है और मालूम नहीं कितने लोगों ने प्रयोग किया है, आयुर्वेद के लोगों ने प्रयोग किया है। BGR 34, हाँ ये शायद इनकी है, CSIR की है। और आयुष के और कुछ है नाम इसका, BGR 34। तो अभी डायबिटीज तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हमें एक विकल्प देना है एलोपैथिक के मेडिसिन को, तो काफी स्कोप है वास्तव में, चाहे उनके तरीके से हो। लेकिन शुगर अगर कम करती है तो ठीक रहेगा इस प्रकार से, और सस्ती भी होनी चाहिए, ये भी अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो अभी ये तो मेटफॉर्मिन बढ़ाते रहते हैं, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम वगैरह इस प्रकार से करके। तो उससे तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे हिसाब से वही सिर्फ देना है, या संतर्पण जब करना है तो सामने आता है वो एक ही वसंत कुसुमाकर, बाकी इस प्रकार की दवाइयाँ नहीं है। और महेश धात्री निषेध का प्रयोग काफ़ी लोग करते रहते हैं, और ये चरक में जो काढ़े बताए हैं उनका प्रयोग कुछ लोग करते हैं। लेकिन ये सभी आधे अधूरे होते हैं, और डायबिटीज़ को हम क्या कहेंगे ये एक अलग मुद्दा रहेगा मेरे ख्याल में। जहाँ डायबिटीज़ और प्रमेह मिलते जुलते हैं, सिम्टम्स है दोनों में एक, एक जैसे, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुगर हाई लेवल हाई है, तो क्या करेंगे ये एक अहम मुद्दा। और अगर अपतर्पण होता है तो क्या करेंगे, ये दूसरा मुद्दा इस दोनों में महत्वपूर्ण है। तो अभी की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें सोचना है। तो जब पॉलिसी जब बनती है, हमारे यहाँ ये 5-5 बरस का प्लानिंग रहता है, और पॉलिसी बनती है कि किस रोग के लिए अभी क्या करना है वगैरह। मलेरिया के लिए पॉलिसी बन गई। तो उसी प्रकार से डायबिटीज के बारे में हो या कैंसर के बारे में हो, कुछ सोचना चाहिए। और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है उसमें आयुर्वेद का रोल क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचना है। तो फिलहाल ऐसा हुआ है कि वो तो हमें पूछते ही नहीं है, पूरी पॉलिसी एलोपैथी में तैयार हो गई, और फिर बाद में किसी के मन में आया अरे इसमें आयुष डिपार्टमेंट भी तो है, और उसको भी कुछ करना चाहिए इसमें इस प्रकार से। तो फिर उसके बारे में थोड़ी बहस हुई, और उसको कुछ जोड़ा गया इस प्रकार से। लेकिन ये तो शुरू से बात होनी चाहिए
चाहे लेप्रेसी की बात हो, चाहे मलेरिया की बात हो, या चाहे दूसरे किसी विकारों के बारे में हो। और उसमें ये देखना है कि आयुर्वेद की दृष्टि से सर्वांगीण दृष्टिकोण रखा जाए। ये एक बात अहम इस प्रकार के एक ही द्रव्य, एक ही ड्रग होना है, ऐसा तो मैं नहीं मानता। उसमें ऑप्शंस होने चाहिए और वो लॉजिकल होने चाहिए कि ये ऐसी स्थिति है तो ये दवा काम करेगा, ऐसी स्थिति है तो ये काम करेगी, इस प्रकार से। और लोगों तक दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए, ये दूसरी इसमें अपेक्षा है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज हम अपने तरीके से भी बना सकते हैं। टीवी में ऐसा हुआ था कि हमारे वाइस चांसलर को बुलाया गया कॉन्फ्रेंस में, ये संगोष्ठी के लिए, जिसको आयुर्वेद के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझे वो खुद डायरेक्ट किया कि ये देखो क्या है इस प्रकार से, तो ये ऐसे पॉलिसी मैटर का था। और फिर उसमें वो एलोपैथी वाले सब दिए थे और उसके मुद्दे के आधार पर आयुर्वेद में क्या डिसाइड करना है इसके बारे में था। तो मैंने कहा मैं तुम्हें चाहे तो अलग तरीके से आयुर्वेद की पॉलिसी डिसाइड करके दे सकता हूँ। दोनों के हिसाब से, एक स्वास्थ्य बनाने के हिसाब से और रोगों के हिसाब से। लेकिन ये जो एलोपैथी वाला मॉडल है, उसमें आयुर्वेद को इस प्रकार से यूज पे करना ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि सोच ही उसी प्रकार की है। आगे कुछ हुआ नहीं, वो गई मीटिंग में गई और हमारे लोग कुछ ज़्यादा बोले ही नहीं, माशेलकर थे उसमें, तो माशेलकर ज़्यादा बोले। और नतीजा कुछ निकला नहीं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पॉलिसी डिसीजंस जब बनाने हैं इस प्रकार से, तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर उसमें होना चाहिए। दुर्दैव से जो भी लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आयुष डिपार्टमेंट हो, सीएस है, सीसीआरएस हो, इनमें से कोई प्रैक्टिशनर ही नहीं है। सबके पास डिग्री है, एमडी क्वालिफिकेशन है, और फिर कागजी काम चलता रहता है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मुश्किल है। अभी राजेश कोटेचा और सीसीआई के अध्यक्ष, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है इस प्रकार से। मनोज नेसरी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर था शुरू में, अब तो ये पूरा इसी में चला गया, नौकरी में ही चला गया इस प्रकार से। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे नहीं रहेंगे। और भली भांति इन सभी को स्वतंत्र है, सीसीआरएस स्वतंत्र है और आयुष डिपार्टमेंट स्वतंत्र है। ये रिसर्च विंग है सीसीआरएस, और आयुष का ज़्यादा संबंध जो है वो सिलेबस बनाना वगैरह इससे है। और ये जो सब कमिटीज निकलती है कॉलेज का परीक्षण करने के लिए, सब आयुष से जुड़ा है। तो इस ढांचे को भी बदल देना चाहिए वास्तव में। इन्होंने तो ये सब बर्खास्त कर दिया, सीसीआई बर्खास्त कर दी इस प्रकार से। और अभी 12 लोगों की कुछ कमेटी है, ऐसा है। तो इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और कैसे उसमें परिवर्तन लाए ये सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। जब तक अच्छे प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ती नहीं है, जो डबल ग्रेजुएट है, और वो अगर सीसीआरएस में या आयुष में
चले जाते हैं तो कुछ बदलाव होगा। मालूम नहीं कितना देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन प्रयास तो होने चाहिए इस प्रकार से। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांती। प्रॅक्टिशनर्सनी या संस्थेत जाण्यासाठी काय मार्ग अवस्था आहे? व्यवस्था है, नहीं बता सकते। काफी मुश्किल होता है, लेकिन होने तो चाहिए कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से इस प्रकार से। जयंत देव पुजारी वैसे इलेक्शन लड़के सीसीएम अध्यक्ष बन गए, ये काफी कठिन है। तो ठीक है, देव पुजारी और राजेश कोटेचा इनसे काफी अपेक्षा है